Hello students, today we will discuss about the chapter solution. First of all, the question is that what is the solution? Then every student knows that solution is a homogeneous mixture. Solution is a homogeneous solution or mixture. सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन टू और मोर नॉन रिएक्टिव सबस्टेंस mixed to form homogeneous mixture which is called a solution. Two or more non-reactive substance when mixed they form a homogeneous mixture which is called solution. Now, what is the homogeneous mixture? Then homogeneous means the properties of homogeneous means properties are same throughout the mixture. Okay, for example, we take a solution of sugar plus water. When sugar and water mix together they form a solution which is called sugar solution. Then the properties of this solution at everywhere is same. जैसे हम यहाँ से अगर सरफेस से वाटर की सरफेस से थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका जो टेस्ट होगा सेम टेस्ट इसका जो बॉटम से निकालेंगे वहाँ पे होगा. एंड देन सेकंड एग्जांपल टी का सेकंड एग्जांपल, चाय सभी लोग पीते हैं तो चाय में क्या होता है, जो ये कप है हमारे पास, इट इज़ अ कप फिल ऑफ टी. तो जो टेस्ट टी का सरफेस से होगा, अगर सपोज़ करो हम एक स्पून से टी निकाल रहे हैं, फर्स्ट में हम लोग सरफेस से ले रहे हैं, तो जो टेस्ट इसका होगा सरफेस का चाय का, वही टेस्ट इसके बॉटम से अगर हम निकालेंगे तो वही टेस्ट बॉटम का भी होगा. तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस, यानी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी सॉल्यूशन की वो हर जगह पे सेम होंगी. इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं. अभी हमने डिस्कस किया शुगर और वाटर, तो दो पार्ट हैं, इनको बोलते हैं, एक को बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरे को बोलते हैं सॉल्वेंट. सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिल करके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन. तो अब हम कैसे पहचानेंगे, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमारे पास सॉल्यूट है, कौन सा हमारे पास सॉल्वेंट है? तो इसको पहचानने के लिए 3 पॉइंट्स है हमारे पास. फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बेसिक पॉइंट है, तो सॉल्यूट, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है उसकी क्वांटिटी लेस होगी, यानी जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जिसका लेस अमाउंट प्रेजेंट है, वो हमारे पास हो गया सॉल्यूट. और जिसकी ज़्यादा क्वांटिटी होगी, इसकी हाई क्वांटिटी होगी, वो हमारे पास हो जाएगा सॉल्वेंट. यानी लेस क्वांटिटी
वाला हमारा हो गया सॉल्यूट, हाई क्वांटिटी वाला हो गया हमारा, या हाई अमाउंट वाला हो गया हमारा सॉल्वेंट। सेकेंड पॉइंट इसका हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने समझ लिया जो बेसिक है, जिसकी क्वांटिटी या अमाउंट लेस होगा वो हमारे पास सॉल्यूट होगा, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। जो सेकेंड पॉइंट है इसको पहचानने का, वो है हमारे पास जो फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट यानी कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, दो चीज़ों को आपस में जब मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन जिसकी फिजिकल स्टेट ले लेता है, सॉल्यूशन ऑक्युपाइज फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, सॉल्यूशन जिसकी फिजिकल स्टेट को ऑक्युपाई करेगा वो होगा आपका सॉल्वेंट। ठीक, फॉर एग्जांपल, सेम एग्जांपल है हमारे पास शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन। ठीक, शुगर और वाटर को जब आपस में डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या, वाटर की फिजिकल स्टेट मिलती है, यानी लिक्विड मिलती है, वाटर की फिजिकल स्टेट मिलेगी तो हमारे पास वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्वेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जान लिया कि जिसकी लेस क्वांटिटी होगी वो सॉल्यूट होगा, और जिसकी हाई क्वांटिटी होगी वो हमारे पास सॉल्वेंट होगा। फिजिकल स्टेट के थ्रू कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन जो होगा जिसकी फिजिकल स्टेट को ऑक्युपाई करेगा वो हमारे पास हो जाएगा सॉल्वेंट। ओके, एंड थर्ड जो इनको पहचानने का तरीका है, मेथड है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा, हाई होगा, ठीक, वो हमारे पास हो जाएगा हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो होगा आपका सॉल्वेंट। हम लोगों को पता है वाटर जो H2O होता है, H2O इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है बिकॉज ऑफ इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 81। वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 81, जिसके रीज़न से वाटर क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है। तो हम लोग पहचानेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानने के लिए हमारे पास तीन मेथड हैं। जिसकी क्वांटिटी लेस होगी वो हमारे पास सॉल्यूट होगा, जिसकी क्वांटिटी हाई होगी, अमाउंट हाई होगा, वो हमारे पास सॉल्वेंट होगा। फिजिकल स्टेट में कैसे पहचानेंगे कि सॉल्यूशन बनाएंगे, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करेंगे, सॉल्यूशन जो फॉर्म होगा, सॉल्यूशन में जो फिजिकल स्टेट हमें मिलेगी वो हमारे पास हो जाएगा सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल हमने वाटर और शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर बनाया, सॉल्यूशन बना, तो इसमें क्या होगा, शुगर प्लस वाटर को मिक्स करने पे हमें वाटर की फिजिकल स्टेट मिली तो वाटर क्या हो गया, हमारे पास सॉल्वेंट हो गया। थर्ड हमारे पास आ गया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास सॉल्वेंट होगा। तो अब समझते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या, व्हाट इज़ द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, कंपाउंड को, सबस्टेंस को आयोनाइज्ड करने की जो टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू आयोनाइज्ड, टेंडेंसी टू आयोनाइज्ड, टेंडेंसी टू आयोनाइज्ड, यानी किसी भी सबस्टेंस को आयोनाइज्ड करने की जो टेंडेंसी होती है वो जिसकी ज़्यादा होगी उसी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, तो वाटर की जो आयोनाइजेशन की टेंडेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से हम लोग वाटर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। एंड वी नो दैट एक्सेप्शन इज अनदर नेम ऑफ केमिस्ट्री।
तो केमिस्ट्री में क्या होते हैं, एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक, इसीलिए एक्सेप्शन जो होते हैं वो केमिस्ट्री का दूसरा नाम एक्सेप्शन ही है, सॉरी। तो एक नोट पॉइंट आप लोग लिख लेंगे, हमारे पास दो कंपाउंड हैं H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड H2SO4, H2O2 एंड H2SO4, इनका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो H2O2 का होता है 93.7, यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है 93.7 एंड H2SO4 का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है 100। इन दोनों का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर से बहुत ज़्यादा है, बट ये क्या होते हैं, फिर भी ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं माने जाते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट की कैटेगरी में इनको नहीं रखा गया है। वाई? तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और H2SO4 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो बहुत ज़्यादा होता है, बट इनमें क्या होता है, इनके पास ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर इनका होता है, ठीक। ये क्या करते हैं, चीज़ों को, कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जिसके कारण जो इनके आयनिक कंपाउंड होते हैं वो मोर स्टेबल नहीं होते। तो लिख लो एक नोट पॉइंट करके, ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग behavior the ionic compounds of these substances, sorry, chemicals या compounds, these chemicals are not more stable, इनके जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोर स्टेबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ओके, एक और लिख लो, H2O2 और D2O जो होता है, D2O हैवी वाटर, इसको क्या बोलते हैं, हैवी वाटर। हैवी वाटर, इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है आपका वो होता है 71, ठीक, क्लियर है। तो हमारे पास इतना हो गया। अब हम चलते हैं आगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन हमको पता है 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हो गया आपका सॉलिड सॉल्यूशन, देन सेकंड हो गया आपका लिक्विड सॉल्यूशन, एंड थर्ड हो गया आपका गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, ठीक। तो सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है, बेसिकली इसमें जो सॉल्वेंट होते हैं वो क्या होंगे, सॉलिड होंगे। लिक्विड में सॉल्वेंट होंगे वो आपके क्या होंगे, लिक्विड होंगे। गैसियस में जो सॉल्वेंट होंगे वो आपके क्या होंगे, गैस होंगे, क्लियर। इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं कंसंट्रेशन टर्म पे। कंसंट्रेशन टर्म, हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद हमारे पास आ गया कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म मीन्स ये हमें पढ़ना है कि हमने कोई भी सॉल्यूशन बनाया, कोई भी सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया, उसमें क्या होता है, सॉल्यूट की कोई भी क्वांटिटी डालते हैं। सॉल्यूशन बनाया, उसमें क्या किया, सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में। तो जो सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं इसको हम लोग कई टाइप से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल मोल्स में डिनोट कर सकते हैं इसको, ठीक, ग्राम में डिनोट्स कर सकते हैं इसको, ml में डिनोट्स कर सकते हैं इसको, ठीक। तो यही जो होते हैं इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स।
तो टोटल हमारे पास जो होते हैं वो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं 9 कंसंट्रेशन टर्म्स। इनको हम लोग पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अच्छे से समझने के लिए इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स जो दो टाइप के होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे होंगे, हमने लिख लिए वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म एंड मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म। मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म 2 पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड कर लिया, वॉल्यूम रिलेटेड एंड मास रिलेटेड। तो वॉल्यूम रिलेटेड जो होते हैं इनमें वॉल्यूम वर्ड आएगा। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। सेकेंड हो गया वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड हो गया हमारा मोलैरिटी। फोर्थ हो गया नॉर्मैलिटी एंड फिफ्थ हो गया हमारा फॉर्मेलिटी। ये जो है हमारे वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म हो गए। अब बात करते हैं मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म की। मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म में हो गया हमारा वेट बाई वेट परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, ठीक, या इसको पार्ट्स पर बिलियन भी बोलते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास 9 कंसंट्रेशन टर्म हो गए। वॉल्यूम रिलेटेड जो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं ये हमारे होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये कैसे होते हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट। और बट जो मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म होते हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। फर्स्ट हो गए टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड जो मास रिलेटेड हो गए वो हमारे होते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया इनको 2 पार्ट्स में। अब हमें इजी ये हो जाएगा, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सा है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सा है। तो इजीली हम लोग इनको सेपरेट करके डिवाइड करके आराम से बता सकते हैं कौन से मास रिलेटेड हैं, या फिर बेसिकली इनको इजीली समझने के लिए जिनमें वर्ड वॉल्यूम यूज़ होता है, ठीक, जिनमें वॉल्यूम आ जाता है कहीं ना कहीं उनके फॉर्मूले में, तो वो होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जिसमें वॉल्यूम वर्ड नहीं आता है वो हमारे होते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोलैरिटी की। व्हाट इज़ द मोलैरिटी? मोलैरिटी लगभग सभी को पता है। व्हाट इज़ द मोलैरिटी? तो इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल M। एंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? मोलैरिटी यानी M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter of solution, per liter of solution। ओके, तो यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो 1 लीटर वॉल्यूम में 1 लीटर वॉल्यूम में कितने हमारे सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट हैं, कितने हमारे सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट हैं, उसी को बोलते हैं मोलैरिटी। ठीक,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, या 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाएगी इसकी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स के लिए यूनिट हम लोग लेंगे मोल, और सोल्यूशन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन यानी मोल पर लीटर, इसकी यूनिट जो हो जाएगी पर लीटर, मोल पर लीटर आ जाएगी। क्लियर। अब कुछ मोलैरिटी की इक्वेशंस होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं। सॉरी, एक फार्मूला हम लोग इसका और लिख लेते हैं। अगर पर लीटर की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ लीटर इन सोल्यूशन यहाँ पे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर की बात करते हैं। ठीक, अगर हमें ml की बात की जाए तो बेसिकली हम लोग फार्मूला लिखवा देते हैं, इसकी कोई नीड है नहीं, तो हो जाएगा सीधा सीधा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा जब ml में हमें गिवन होगा, सॉल्यूशन जो ml में गिवन होगा तो हम उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब मोलैरिटी की इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशंस जो होती हैं मोलैरिटी के लिए, तो कभी कभी क्वेश्चन में दे रखा होता है डाइल्यूशन करके बनाया गया है, कोई सॉल्यूशन डाइल्यूशन करके बनाया गया है, या फिर मिक्स करके बनाया गया है। तो दो इक्वेशन दे रखी हैं, तो डाइल्यूशन के लिए जो इक्वेशन होगी वो हमें याद रखना है, m1v1 इज़ इक्वल टू m2v2। डाइल्यूशन के लिए इक्वेशन आ जाएगी m1v1 इज़ इक्वल टू m2v2, और मिक्स करके बनाया गया है तो मिक्सिंग के लिए आ जाएगा आपका m1v1 प्लस m2v2 इज़ इक्वल टू m3v3। ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी मिक्सिंग के लिए। अब कुछ टर्म हैं हमारे पास जो डायरेक्ट, ये टर्म भी क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होते हैं। तो टर्म्स की बात करें, जैसे हमें आपका दे दिया सेमी मोलर, सेमी मोलर डायरेक्ट क्वेश्चन में कभी दे देता है। सेमी मोलर का मतलब होता है 1/2, यानी इसकी बात करेंगे m/2 की। अगर केवल मोलर दे रखा है तो मोलर तो सभी को पता ही है, मोलर यानी 1 मोलर, m की बात करेंगे। तो सेमी मोलर हाफ की बात करते हैं, यानी m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका हाफ, और मोलर यानी m इज इक्वल टू 1, या इसको 1m भी बोलते हैं, m इज इक्वल टू 1 या फिर 1m। डेसी मोलर, डेसी मोलर मीन्स m क्या दे रखा, m की वैल्यू दे रखी 1/10, या इसको लिख सकते हैं m/10। ऐसे ही हमारा हो सकता है सेंटीमोलर गिवन हो, सेंटीमोलर, तो सेंटीमोलर मीन्स क्या दे रखा, m इज इक्वल टू 1/100, यानी m/100 इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये कुछ टर्म ऐसे गिवन हो सकते हैं, इनको भी आपको याद रखना है। तो मोलैरिटी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में देखते हैं नॉर्मेलिटी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स इसमें ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। नॉर्मेलिटी, तो अगर नॉर्मेलिटी की हम लोग बात करें तो नॉर्मेलिटी को n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा नॉर्मेलिटी, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ, सेम एज हमारा होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सेम मोलैरिटी के जैसे फॉर्मूला है हमारे पास। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता था? m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गया, नॉर्मेलिटी में ये चीज़ तो सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की के प्लेस पे क्या आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो इसको रिलेट करके याद करेंगे, मोलैरिटी से रिलेट करके नॉर्मेलिटी को याद करेंगे, इजीली आपको याद हो जाएगा। तो अब बात करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब एक और प्रॉब्लम हम लोगों के सामने आ गई है, नंबर ऑफ मास। अब इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करने का जो मेथड होता है, इक्विवेलेंट मास को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स, वेयर एक्स इज इक्वल टू एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या होता है, तो ये अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अलग अलग होता है। एसिड्स के लिए अगर हम लोग बात करें एसिड्स के लिए, तो एसिड्स के लिए जो एन फैक्टर होता है वो बेसिसिटी के इक्वल होता है। एसिड्स के लिए हम लोग निकालते हैं बेसिसिटी, इसको समझेंगे पहले। तो जैसे एग्जांपल ले लिया H2SO4, हमने सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल लिया है। तो H2SO4 जितने H+ आयंस डोनेट करेगा वही होंगे उसके एन फैक्टर। तो H2SO4 कितने 2H पॉजिटिव देगा, 2H+ आयंस देगा, तो इसके लिए X की वैल्यू यानी एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसका मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे। अगर इसके लिए इक्विवेलेंट मास निकालना है H2SO4 के लिए, तो क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास जो भी निकल के आएगा वो ले लेंगे, अपॉन में X की जगह पे क्या रखेंगे, ये X की जगह पे जो जितने H+ आयंस डोनेट कर रहा है वो, ठीक, तो वो हमें मिल जाएगा उसका इक्विवेलेंट मास। क्लियर है। तो एसिड्स के लिए H+ आयन यानी उसकी बेसिसिटी जितने H+ आयन देगा, जैसे HCl की बात करें तो इसमें क्या होगा, एक ही H+ मिलेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके लिए X की वैल्यू हो जाएगी 1। बेसिस के लिए बात करें, अगर बेस के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, जितने OH- रिलीज़ करेगा, जितने OH- रिलीज़ करेंगे वही होगी उसकी X की वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर NaOH की बात करें तो NaOH क्या देगा, 1 OH निगेटिव देगा, ठीक, तो इसके लिए 1 OH निगेटिव, तो इसके लिए X की वैल्यू जो होगी वो होगी 1। ओके, अगर CaOH का होल ट्वाइस इसकी बात करें तो ये क्या देगा, 2 OH निगेटिव देगा, तो इसके लिए X की वैल्यू जो होगी, एन फैक्टर जो होगा वो 2 हो जाएगा। क्लियर। तो एसिड्स के लिए जितने H+ आयन देंगे उसको बोलते हैं बेसिसिटी, और बेस के लिए जितने OH- आयन रिलीज़ करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग एसिडिटी। क्लियर है। तो हमारे पास नॉर्मेलिटी हो गई, मोलैरिटी हो गई। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मोलैलिटी की। ये भी मोलैरिटी का भाई है। मोलैलिटी बहुत कंफ्यूज होते हैं।
मोलैलिटी, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला इसका सेम होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक, तो ये फार्मूला हो गया आपके मोलैलिटी का। मीन्स कितने सॉल्वेंट, जो 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, उसी को बोलते हैं मोलैलिटी। अगर यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट हो जाएगी इसकी, यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, मोल्स पर kg, मोल्स पर किलोग्राम इसकी यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन तो मोल फ्रैक्शन इट इज़ डिनोटेड बाई चाई, इसको काई भी बोलते हैं। तो मोल फ्रैक्शन जो होता है वो होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सोल्यूशन A प्लस B को कंबाइन करके हमने सोल्यूशन का फॉर्मेशन किया है। अब हमें A के कंपोनेंट्स जानने हैं कि नंबर A का कितना मोल फ्रैक्शन है, यानी इसके A के मोल्स का फ्रैक्शन कितना है। तो अगर A के मोल का फ्रैक्शन निकालना है तो हम लोग लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन में टोटल मोल्स। या फिर अगर हमें B के मोल्स निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B, यानी जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसी के मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन में आ जाएगा आपके टोटल मोल्स। क्लियर? अगर ऐसे नहीं क्लियर हो रहा तो ऐसे समझ लो, अगर हमें A का मोल फ्रैक्शन निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, ठीक, तो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, यानी A का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो A के मोल्स ऊपर, नीचे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। क्लियर? यही तो ऊपर लिखा था, यही तो लिखा था टोटल मोल्स। टोटल मीन्स A के मोल्स प्लस B के मोल्स। ऐसे ही निकालेंगे अगर B के लिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू, अगर B के मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, यानी B के मोल्स ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाई सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। शॉर्ट में इसको लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। सेम मोल फ्रैक्शन B फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B ऊपर हो जाएगा अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। अब अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें, मोल फ्रैक्शन की यूनिट की बात करें, तो यहाँ से देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स, तो मोल ऊपर भी आ जाएगा, ऊपर भी मोल और एंड नीचे भी मोल्स, तो मोल मोल कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये जो मोल फ्रैक्शन होता है ये आपका होता है यूनिटलेस, यानी इसके पास इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। और जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, यानी जब अगर हमारे पास दो मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, तो A प्लस B दोनों का जो सम होगा वो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 1 आएगा। A प्लस B के जो मोल्स होंगे, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, जो मोल फ्रैक्शन यानी काई A
प्लस काई बी, इनका जो हम लोग सम निकालेंगे वो कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। अगर यहाँ पे हम लोगों ने 3 कंपोनेंट ले लिए होते ए प्लस बी प्लस सी, तब भी क्या होता, 1 होता। ठीक, तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।